और हम समझते हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसके ज़रिए से सिर्फ उसका डेवलपमेंट नहीं हो बल्कि सारी मानवता का डेवलपमेंट हो। देखिए, इस देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण उसूल ये भी है कि अगर आपको लोगों पे राज करना है तो आपको दुश्मन चाहिए, और अगर आपको दुश्मन नहीं है तो आपको दुश्मन बनाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के साथ पूरा ये खिलवाड़ इसलिए है ताकि मुसलमानों को और दीगर कम्युनिटीज़ को दुश्मन बना के पेश किया जाए और उस दुश्मन का डर दिखाकर बाकी लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। ईसाइयों इस वक्त इंडिया ही की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान अहमद साहब। एसआईओ एक मुस्लिम स्टूडेंट्स की तंजीम है जो मुस्लिम बच्चों में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में काम कर रही है। ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों की किस तरह से इस्लाह की जाए और जो कौमी पॉलिसी है एजुकेशन को लेकर उस पर भी ये लोग काम करते हैं। अगर उसमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसका नुकसानात हो सकते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों को, और जिस तरह से केंद्र सरकार नई पॉलिसी ला करके कहीं ना कहीं पूरी जो नई सिलेबस लाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसका जिस तरह से बहुआकरण किया जा रहा है उसको लेकर भी समय समय पर ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 38 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन को हो गए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन इश्यूज़ को अगले साल के लिए आपने चुना है 2021 और 22 की, जिस तरह से आपने कहा है कि आगे हमें इस तरह से काम करना है? देखिए, इस वक्त हमारे देश में जो समस्याएं हैं उसमें से एक बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है, नफ़रत है, कम्युनलिज़म है। तो हमारे कामों में एक प्रायोरिटी तो ये होगी कि जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमानों से जो नफ़रत है उसको ख़त्म किया जाए और अलग अलग कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से जोड़ा जाए। दूसरी हमारी अहम प्रायोरिटी ये होगी कि समाज के नवनिर्माण के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की उन्नति और प्रगति के लिए, ख़ुद मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए जिस टैलेंट की ज़रूरत है उस टैलेंट को डेवलप किया जाए। तो शिक्षा के मैदान में, बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के मैदान में और सियासत के मैदान में हम जो है वो लोगों को डेवलप करें और इस तरीके से डेवलप करें कि उसके रिज़ल्ट में उनकी अपनी लाइफ तो बेटर हुई हो और उससे आगे बढ़कर एक स्टूडेंट, एक युवा जो है वो समाज के निर्माण में भी उसका जो कर्तव्य है, उसका जो रोल है उसको पूरा कर सके। तो हमारी ये प्रायोरिटीज़ हैं। तो किस तरह से आप अपने तंजीम से बच्चों को जोड़ते हैं, नौजवानों को जोड़ते हैं? जिस तरह से देखने में आ रहा है कि नौजवान ख़ास तौर से इस्लाम से हटता जा रहा है, जो इस्लाम के उसूल हैं अगर अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रहा है उसको आप जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या सिर्फ मदारिस के अंदर इस तरह की तंजीम आपका जो है चल रहा है काम, या कॉलेजेस में किस तरह से आप नौजवानों को जोड़ रहे हैं और कितना कैडर है आपका? देखिए, हम सिर्फ मदारिस में काम नहीं करते हैं, मदारिस में तो बहुत कम हमारा कैडर है। असल तो हमारा काम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही में है। हम लोगों तक रीच आउट करते हैं तो हम एक बुनियादी सवाल उनसे रखते हैं, वो ये कि दुनिया की अगर कोई चीज़ बेमकसद नहीं है तो आप भी बेमकसद नहीं हो सकते। और जब आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तब तो ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बेमकसद हों। तो आपको ये सवाल करना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। और हम समझते हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसके ज़रिए से सिर्फ उसका डेवलपमेंट नहीं हो बल्कि सारी मानवता का डेवलपमेंट हो। तो बीइंग अ मुस्लिम यूथ हम उनसे कहते हैं कि आपके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी के लिए आपको आगे आना चाहिए। फिर हम एजुकेशन के मैदान में और अलग अलग मैदानों में उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से हम जोड़ते हैं। और जहाँ तक कैडर की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ चूँकि पिछले 38 वर्षों से काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है, तो हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लाखों की तादाद में कैडर है। और अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ इस वक्त इंडिया ही की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आइडियोलॉजिकल मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखने में आता है कि मुस्लिम लोग ख़ासतौर से नौजवान लीडरशिप से बहुत ज़्यादा बेजार है। मुस्लिम लीडरशिप जो मुस्लिम तंजीमें बड़ी बड़ी काम कर रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग सवालात खड़े करते हैं। जिस तरह से उन्हें आगे आना चाहिए हर मसले को, ख़ास तौर से मोदी रिजिम में ऐसा लगता है कि वो लोग डरे हुए हैं, तो उसको लेकर बेचैनी है। अभी जिस तरह से जिक्र हुआ यहाँ पर भी कि सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एक लीडरशिप उभर कर आई थी, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि वो लीडरशिप भी कहीं ना कहीं गायब है। तो किस तरह से इस खला को आप पूरा करने की कोशिश करते हैं?
देखिए, हम समझते हैं कि लीडरशिप जो है वो सिर्फ इशू की बुनियाद पे उभर तो सकती है, लेकिन सिर्फ इशू की बुनियाद पे सस्टेन और बाकी नहीं रह सकती। तो यकीनन सिटीज़नशिप अमेंडमेंट मूवमेंट के दौरान बहुत लीडरशिप उभर कर आई। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने विजन को, अपने प्लान को थोड़ा बड़ा करें और एक मुद्दे तक महदूद रहने के बजाय ये तय करें कि हमको जो है वो पूरे मुद्दों पर जो बात करनी है, काम करना है। इसी के साथ साथ इस बात की भी कोशिश करें कि हम लोग सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक महदूद रहने के बजाय पूरे समाज तक रीच आउट करें और सिर्फ रिएक्शनरी मुद्दों पे आने के बजाय प्रोएक्टिवली एक पॉजिटिव मुद्दा लेकर, पॉजिटिव एजेंडा लेकर हम समाज के सामने आएँ, तो समाज हमारी लीडरशिप को स्वीकार करेगा। हम समझते हैं कि बहुत फास्ट चेंज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लीडरशिप आई थी वो ग्रास रूट लेवल पर बहुत से स्टेट्स में हम जाते हैं, बहुत से शहरों में जाते हैं, तो वो लोग खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं। पेंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत सी नई NGOs और ट्रस्ट बन गई हैं, बहुत से लॉबिंग और एडवोकेसी का काम हो रहा है। तो एक नई लीडरशिप मुसलमानों में उभर रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत कॉन्फिडेंट भी है। पिछले दिनों से देखने में आ रहा है अगर कोई मुस्लिम तंजीम कुछ खुलकर काम कर रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे सुधार माशरे के अंदर हो रहा है और मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी आ रही है, चाहे वो बहुत सारी तंजीमें हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जाता है। कितना चैलेंज ऐसे हालात में आप महसूस करते हैं कि मोदी रेजिम में जिस तरह से कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको ED का सम्मान आ जाता है, रेड पड़ जाती है, परेशान किया जाता है, तो ऐसे में किस तरह के आप काम कर रहे हैं? यकीनन ये चैलेंजेस मौजूद तो हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो नफ़रत फैलाना चाहते हैं और उस नफ़रत के लिए, गलत उद्देश्य के लिए वो जो है वो ये काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो लोग जो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए कैसे जायज़ हो सकता है कि वो इन चीज़ों से डर कर पीछे हट जाएँ। तो हम समझते हैं कि ये चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं हैं। ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, गवर्नमेंट्स बदलेंगी, लीडर्स बदलेंगे और इस किस्म का कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमको अपने कामों पर फोकस रखते हुए रिएक्शन के बजाय प्रोएक्टिवली अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। मोदी 2 में ये भी देखने में आ रहा है कि किताबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ख़ासतौर से जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल हिस्ट्री है देश की या दुनिया की, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसको किस तरह से? देखिए, इस देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण उसूल ये भी है कि अगर आपको लोगों पे राज करना है तो आपको दुश्मन चाहिए, और अगर आपको दुश्मन नहीं है तो आपको दुश्मन बनाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के साथ पूरा ये खिलवाड़ इसलिए है ताकि मुसलमानों को और दीगर कम्युनिटीज़ को दुश्मन बना के पेश किया जाए और उस दुश्मन का डर दिखाकर बाकी लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। दूसरा, इनका जो पूरा आइडिया हिंदुत्व का, हिंदुस्तान है, उसके तहत वो एक ख़ास संस्कृति को, एक ख़ास कल्चर को थोपना चाहते हैं और उसको आप उस वक्त तक नहीं थोप सकते जब तक आप इस इतिहास को डिस्टॉर्ट नहीं कर लें। तो हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इसके मुकाबले में हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उस मुद्दों पर नज़र रखें। SIO का सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको लेकर काम करता है। हम रिसर्च के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और कहीं भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच करते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान में जो मामला आया तबलीगी जमात के सिलसिले में, मेडिकल की किताब में जो बात आई, और इसके अलावा SIO पिछले 2-3 सालों से हिस्ट्री करिकुलम के नाम पे, हिस्ट्री समिट के नाम पर रीजनल हिस्ट्रीज़ को लेकर भी रिसर्च का काम कर रही है। तो इस तरीके से हम उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एकेडमिक लेवल पर भी, सोशल मीडिया पर भी और ग्रास रूट लेवल पर भी। कितनी कामयाबी मिलती है जब आप उसको काउंटर करते हैं या कोर्ट तक मामले को लेकर जाते हैं, तो क्या उसमें बदलाव आता है? यकीनन कुछ जगहों पे हमको कामयाबी मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं मिलती। जैसे मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में इस्लाम के सिलसिले में कहा गया था कि इस्लामी जिहाद आतंकवाद है, तो राजस्थान में जब उस पर काम किया गया तो पब्लिशर ने माफ़ी मांगी और उन्होंने इस किताब के पब्लिकेशन को रोक दिया। उसी तरीके से तबलीगी जमात के बारे में ये बात मेडिकल की एक पुस्तक में लिखी गई कि ये कोरोना फैला रहे हैं। जब हमने राइटर्स से बात की, पब्लिशर्स से बात की, उनको कोर्ट के ऑर्डर्स बताए, तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी और उन्होंने भी जो वो उस चीज़ को वहाँ से निकाल दिया। तो बाज़ औक़ात कामयाबी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम गए नीट के केस को लेकर, तो कभी हम जीत गए। महाराष्ट्र में जब गए तो वहाँ पर वो जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आ सका। तो हम एक्चुअली अपनी कम्युनिटी को जो बोलना चाहेंगे वो ये कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत कीजिए, कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, बल्कि जो लोग आज पावर में हैं, जो BJP पावर में, उनके साथ भी ये होता है कि कभी कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में आता है, कभी उनके अगेंस्ट आता है। तो कोशिश करते रहेंगे तो तब्दीली आएगी।
शुक्रिया थे सलमान साहब, एसआईओ के प्रेसिडेंट, जो हमसे बात कर रहे थे। ख़ास तौर से नेशनल कौमी पॉलिसी जो है उसको लेकर इन्होंने जिस तरह से कहा कि हमें हार नहीं माननी है और हमेशा जद्दोजहद करती रहनी है, और जिसके लिए इनकी तंजीम का बाकायदा एक यूनिट कायम किया हुआ है जो पूरी तरह से रिसर्च करता है कहाँ कहाँ पर बदलाव किया जा रहा है और कितना सही और किस तरह से हिस्ट्री से खिलवाड़ किया जा रहा है। और लगता है कि इस पर ये गलत हो रहा है तो उसके बाद कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और कई बार कामयाबी मिलती है, कई बार नाकामी हाथ लगती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।